दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अनबिलीवेबल सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं जो हॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। 2014 का एक हाईली क्लासिफाइड रेस्क्यू मिशन, एक ऐसा ऑपरेशन जो आज भी मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। और मजे की बात तो यह है कि इस मिशन की फाइलें आज तक बंद हैं। देखिए, इस पूरे इंसिडेंट का सबसे बड़ा सवाल यही है। एक तरफ आईएसआईएस का वो ब्रूटल तरीका था जहां उन्होंने कभी किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो विदेशी जर्नलिस्ट्स हों या फिर आम लोग, सबके पब्लिक एग्जीक्यूशंस हुए। लेकिन 5 जुलाई 2014 को एक अजीब सा अपवाद, एक अनोखी घटना देखने को मिलती है। 46 भारतीय महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित छोड़ दी जाती हैं। न शरीर पर कोई खरोच, न ही आतंकियों की तरफ से कोई पब्लिक डिमांड। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक ऐसे ग्रुप ने, जिसने कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, इन 46 लोगों को बिना किसी नुकसान के जाने दिया? तो इस अनप्रेसिडेंटेड रिहाई के पीछे का सच समझने के लिए हमें 2014 की उन गर्मियों में वापस चलना होगा जब इराक ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। चलिए देखते हैं कि तिकरित अस्पताल के अंदर आखिर क्या हालात थे। $750 यानी करीब करीब 45 से 50,000 रुपए। यही वो मंथली सैलरी थी जिसने शुरुआत में केरल की इन बहादुर महिलाओं को अपना घर परिवार छोड़कर तिकरित के एक सरकारी अस्पताल में काम करने के लिए अट्रैक्ट किया था। एक अनजान देश, अनजान भाषा, और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली है। चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, क्योंकि तभी समझ आएगा कि यह खतरा कितनी तेजी से बढ़ा। 9 जून को मोसुल पर आईएसआईएस का कब्जा होता है और बस 3 दिन बाद 12 जून तक तिकरित अस्पताल के बाहर गोलीबारी और ग्रेनेड अटैक्स शुरू हो जाते हैं। लोकल पुलिस और इराकी सेना वहां से भाग चुकी थी। 13 जून को आतंकी ग्राउंड फ्लोर पर घुस आते हैं और 29 जून आते आते इन सभी नर्सों को ऑफिशियली अस्पताल के बेसमेंट में हॉस्टेज बना लिया जाता है। अब नर्सें तो बंधक बन चुकी थीं। ऐसे में हाल ही में बनी नई भारतीय सरकार के सामने इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई जिसका कोई सीधा समाधान नहीं था। इसके लिए एक बिल्कुल अलग तरह का, एकदम अनऑर्थोडॉक्स रास्ता चुनना पड़ा। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक ऐसा वॉर जोन जहां आपकी कोई मिलिट्री मौजूद नहीं है, वहां एक अनजान आतंकवादी संगठन के साथ कोई सरकार डील कैसे कर सकती है? ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी यहां पूरी तरह से फेल थी। यूनाइटेड नेशंस का वहां कोई जोर नहीं चल रहा था और अमेरिकन एयर स्ट्राइक से भी आईएसआईएस का आगे बढ़ना नहीं रोका। और यही वजह थी कि सरकार को मजबूरन एक पूरी तरह से ऑफ द बुक्स यानी गुप्त नेटवर्क का सहारा लेना पड़ा। गल्फ में बसे एनआरआई बिजनेसमैन को कांटेक्ट किया गया। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने बाद में ये बात कंफर्म भी की थी कि इस रेस्क्यू में मलयाली एनआरआई व्यापारियों का बहुत बड़ा रोल था। पीएनसी मेनन जैसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून, जिनकी उस रीजन के अलग अलग गुटों तक सीक्रेट पहुंच थी, उनकी मदद ली गई। लेकिन उन हाईली क्लासिफाइड बैक चैनल्स को एक्टिवेट करने के लिए ग्राउंड पर किसी मास्टरमाइंड की जरूरत थी। और तब एंट्री होती है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। 25 जून को वो बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के बिल्कुल गुप्त तरीके से इराक पहुंचते हैं। ये डोजियर देखिए और समझ आ जाएगा कि अजीत डोभाल ही इस मिशन के लिए परफेक्ट क्यों थे। वो कोई आम अफसर नहीं है, ये एक ऐसे स्पाई मास्टर हैं जिन्होंने 7 साल पाकिस्तान में अंडरकवर बिताए, 1988 में खालिस्तानी आतंकियों के बीच घुसपैठ की और 1999 के कंधार हाईजैक में वो मुख्य वार्ताकार थे। 33 साल से ज्यादा का इंटेलिजेंस करियर और 15 से ज्यादा हाईजैकिंग्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस, यानी एक ऐसा इंसान जो दुश्मन के बीच रहकर उन्हीं की भाषा बोलना बखूबी जानता था। जब ये बैकडोर नेगोशिएशंस चल रही थीं, तभी एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो बड़ा डरावना रिस्क लिया गया। नर्सों को इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जरिए वहां से निकलने का एक मौका मिला था, पर सरकार ने उन्हें स्ट्रिक्टली मना कर दिया और वहीं रुके रहने को कहा। उन्हें डर था कि खुली सड़क पर आईएसआईएस उनके काफिले पर अटैक कर देगा। अब सोचिए उस वक्त कैसा माहौल होगा। क्या रेड क्रॉस के साथ निकला जाए या एक आईएसआईएस के कब्जे वाले अस्पताल में ही बंद रहें? ये एक ऐसा गैम्बल था जिसमें जान का सीधा खतरा था। हालांकि वहां रुके रहने का वो फैसला आगे चलकर सही साबित हुआ, लेकिन इस वजह से पूरे रेस्क्यू का सबसे खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल फेज शुरू हो गया, मोसुल का सफर। किडनैपर्स की तरफ से अचानक एक ऑर्डर आता है और इस पूरे सीक्वेंस को देखिए। 3 जुलाई की रात को नर्सेज जबरदस्ती बस में बिठा दी जाती हैं। रात के अंधेरे में उन्हें खतरनाक चेकपोस्ट क्रॉस कराते हुए ले जाया जाता है। फिर 4 जुलाई को मोसुल के पास उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। वहां से बिना वक्त गवाए तुरंत इरबिल के सेफ जोन में शिफ्ट किया जाता है और फाइनली 5 जुलाई को एक स्पेशल फ्लाइट से मुंबई होते हुए वो कोची सेफली पहुंच जाती हैं।
इस मिरेकल को अगर किसी ने सबसे बेहतर तरीके से बयान किया है तो वो है नर्स मरीना जोस। उन्होंने खुद कहा, उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, छुआ तक नहीं। जरा इस बात को प्रोसेस कीजिए। 23 दिन एक ऐसी जगह बंधक रहना जहां दुनिया का सबसे खतरनाक टेरर ग्रुप घूम रहा हो और बिना एक भी खरोच के वापस लौट आना, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस सुरक्षित वापसी की खुशी के पीछे एक बहुत ही गहरी और दुख भरी सच्चाई भी छुपी हुई है। एक ऐसी पैरेलल घटना जो बिल्कुल उसी रीजन में घट रही थी। एक तरफ जहां इन 46 नर्सों को चमत्कारी रूप से छोड़ दिया गया और वो केरल में अपने रोते बिलखते परिवारों के पास वापस आ सकीं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब और बिहार जैसे राज्यों से गए 39 भारतीय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी थे जिन्हें आईएसआई ने ही पकड़ा था। पर उनका नसीब इन नर्सों जैसा नहीं था। उन्हें बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और सालों बाद 2018 में बदूश की एक मास ग्रेव से उनके अवशेष मिले। इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, एक ही वक्त, एक ही इलाका और एक ही टेरर ग्रुप, फिर भी दो बिल्कुल अलग अंजाम। एक ग्रुप सेफली रिलीज हो गया और दूसरे का मर्डर कर दिया गया। ये देखकर दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर उन दोनों सिचुएशंस में क्या फर्क था? ऐसा क्या हुआ था एक डील में जो दूसरे में नहीं था? और यही वो सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि इस ऑपरेशन की फाइलें गवर्नमेंट ने हमेशा के लिए क्लासिफाइड कर दी हैं। कुछ सवाल हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में गूंजते रहेंगे। आईएसआई ने उन्हें क्यों बख्शा? और सबसे अहम सवाल, आखिर अजीत डोभाल ने इराक के उन अंधेरों में ऐसा क्या नेगोशिएट किया था जिसने इस नामुमकिन रेस्क्यू को मुमकिन बना दिया? उस डील की असली शर्तें क्या थीं? खैर, इसका सच शायद हमेशा उन्हीं बंद फाइलों में कैद रहेगा।